आशीष जी, वेलकम बेटा टू आवर टुडेज़ लेक्चर। और आज का जो लेक्चर है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिज्म के लिहाज से। बेसिकली इसके 3 हिस्से हैं। समझने वाली बात सिर्फ एक बात है, समझने में 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट लेक्चर में का जो पहला हिस्सा है इसमें देखेंगे कि गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ बी एंड कर्ल ऑफ बी की मीनिंग्स क्या है और वो उनकी वैल्यू क्या है। चलिए, ये जो गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। उसमें एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे है कि द फ्लक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो। हाँ जी, तो ये हमारे पास ये देता है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो। अब ये इसका मतलब क्या है, क्या फिजिकल मतलब होता है इसका? दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म। अब इसके तमाम मतलब को और फिजिकल मीनिंग्स को आगे हम एक्सप्लोर करते हैं। तो मोर ऑफन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या इलेक्ट्रोडायनामिक्स में यूज़ करते हैं इसकी डिफरेंशियल फॉर्म। और डिफरेंशियल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको मैक्सवेल इक्वेशन में भी बार बार देखोगे, यूज़ भी करोगे मैथमेटिकली। तो ये आ जाती है आपके पास उसकी डिफरेंशियल फॉर्म डेल डॉट बी इक्वल्स ज़ीरो। अब यहाँ से एक आपके पास और डेफिनेशन आ गई गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म की, वो होती है द डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीरो। अब इसको आपने समझने की डाइवर्जेंस क्या होती है, आप लोगों को आई होप अच्छा कॉन्सेप्ट है, पहले इसको देखा हुआ है आप लोगों ने पिछली क्लासेस में और पिछले जो भी सेमेस्टर गुजरे हैं। डाइवर्जेंस कहते हैं किसको है? डाइवर्जेंस कहते हैं जब भी कोई चीज़ किसी भी पॉइंट से फैलती है बाहर की तरफ। इफ़ द डाइवर्जेंस ऑफ अ क्वांटिटी इज ज़ीरो, इट फिजिकली मीन्स दैट दिस थिंग इज नॉट एक्सपेंडिंग आउटवर्ड और कॉन्ट्रैक्टिंग इनसाइड। कोई भी चीज़ है अगर वो एक पॉइंट से बाहर की तरफ फैल रही है, एग्जाम्पल मैंने आपको दी है, जस्ट लाइक अ लाइट बल्ब। एक लाइट बल्ब हमने लिया, उससे रोशनी की किरणें बाहर की तरफ फूट रही हैं, तो इसकी जो डाइवर्जेंस होगी वो पॉजिटिव है। अगर आपकी कहीं किसी जगह पे सिंक है, जिस तरह आप बर्तन धोते हो या मुंह धोते हो, सिंक का पाइप वो टूटी हो, वहाँ से जो पानी निकलता है, वो पानी जो होता है वो सिंक होके और कहीं किसी जगह अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे डाइवर्ज नहीं कर रहा बल्कि कन्वर्ज कर रहा है किसी जगह पे। तो इसकी जो डाइवर्जेंस होगी वो नेगेटिव होगी। किसी भी केस लाइट बल्ब हो या वो पानी वाली एग्जांपल हो, उसमें डाइवर्जेंस की वैल्यू नॉन ज़ीरो आती है। अब अगर डाइवर्जेंस की वैल्यू ज़ीरो आ गई, इसका मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो ना तो एक्सपेंड हो रही है आउटवर्ड और ना ही डाइवर्ज होती है इनसाइड। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जिस तरह आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा था, चार्ज होता है, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के बाहर की तरफ फैल रही है। पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ फैलती है, नेगेटिव चार्ज के इनसाइड जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। अब इट स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स एट द साउथ। अब आपके पास जो भी मैग्नेट का पीस होता है, द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ पॉसिबल मैग्नेट, उसको भी हम अगर चेक करें तो उसमें भी एक साउथ पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा। सो वी कैन टेक द सरफेस अराउंड अ मैग्नेट। अब जिस तरह गाशियन जो ला था आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का, हमने कोई चार्ज लिया, उसकी इर्द गिर्द एक गाशियन सरफेस बनाई। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, हमने एक मैग्नेट लिया और उसकी इर्द गिर्द गाशियन सरफेस बनाते हैं। इट वुड इंक्लूड बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब पहला केस है ये, नॉर्थ एंड साउथ पोल बन गया आपका, और उसकी इर्द गिर्द ये एक मैग्नेट गाशियन सरफेस बन गई। अब इस गाशियन सरफेस में अगर देखो, जितनी लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं वो आके और साउथ में कन्वर्ज होती हैं। जो लाइन यहाँ से निकलेगी, जो यहाँ से गई, तो नंबर ऑफ लाइन जितनी भी हो वो सारी की सारी आके डाइवर्ज होती हैं साउथ पोल पे। नॉर्थ से अगर 1000 लाइन निकल रही हैं तो वो घूम घुमा के साउथ में 1000 लाइन से वापस आएंगी। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अच्छा मैं रीड नहीं करता, रीड आउट खुद कर लेना, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। तो अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा ज़ीरो इस क्लोज सरफेस के थ्रू। अब अगर हम ये चाहते हैं
कि जी इतना बड़ा मैग्नेट ना हो, मैं उसके लिए छोटी सी एक गाउसियन सरफेस बनाऊं ताकि उसके अंदर या नॉर्थ पोल को बंद कर दूं या साउथ को बंद कर दूं, फिर देखूं। तो ये मेरे पास एक बड़ा था, उसको मैंने तोड़ा, तोड़ के उसकी मैंने छोटे छोटे हिस्से बनाए। तो जब मैग्नेट टूटता है तो उसके हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल बनता है। अब इसके ऊपर अगर मैं गाउसियन सरफेस बनाऊं, ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, तो इसमें से हर टुकड़ा मुझे फिर वही सिस्टम देता है कि उसमें एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों इंक्लूड होते हैं। यानी कि मैं मैग्नेट को नहीं तोड़ सकता, चाहे जितना भी मैं उसको तोड़ दूं, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल बनेगा। इस कायनात का जो सबसे छोटा मैग्नेट है वो है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। अगर वो अपनी जगह पे स्पिन वो कर रहा है, उसकी स्पिन की वजह से, आप लोगों ने चार्ज को पढ़ा है कि व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट it has electric field around it. When it is in motion, there is a magnetic field around it. अब वो मोशन हो सकती है स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन हो सकती है आपके पास सर्कुलर मोशन, वो हो सकती है स्पिनिंग। अगर चार्ज स्पिन कर रहा है तो उसके इर्द गिर्द एक वो भी करंट बना रहा है, और करंट बेसिकली आपके पास मैग्नेट है। सो आई डोंट नो क्यों बार बार ऑफ हो रहा है। एनी हाउ, तो हम कोई भी छोटे से छोटा मैग्नेट ले लें तो उसमें साउथ पोल या नॉर्थ पोल अलहदा आपको नहीं मिल सकता। अब इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, बी डॉट डी ए इक्वल्स ज़ीरो। अच्छा, लेट सपोज अगर ये ज़ीरो के बराबर नहीं होता और अगर कोई क्वांटिटी होती है, तो वो क्वांटिटी कैसी होती होगी, तो उस क्वांटिटी की शक्ल कुछ ये इस तरह से आपको मिलेगी, पी डॉट डी ए, दिस शुड बी इक्वल टू, अच्छा ये अब किस तरह बनेगा, ये इस तरह बनेगा, बी डॉट डी ए इक्वल्स क्यू एम डिवाइड बाय सम फैक्टर ऑफ द स्पेस, जस्ट लाइक म्यू नॉट। अब ये क्यू एम क्या चीज़ है, क्यू एम है आपके पास मैग्नेटिक चार्ज। अब मैग्नेटिक चार्ज का से मुराद नॉर्थ पोल या साउथ पोल। तो इस इक्वेशन में हम ये लगा सकते हैं कि बी डॉट डी इज इक्वल टू, अगर आपने गाउसियन सरफेस के अंदर नॉर्थ पोल इंक्लूड किया है तो क्यू एन डिवाइड बाय म्यू नॉट, जिस तरह आप इलेक्ट्रिसिटी में करते हो। या आप ये कह सकते हो क्यू एन हो सकता है या क्यू साउथ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि मेरे पास क्यू एन और क्यू एस आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर डाइवर्ज नहीं करती, घूम फिर के वापस उधर ही आ जाती है। तो अब हमारे पास हम प्रूफ को देखते हैं कि डेल डॉट बी इक्वल ज़ीरो। अब बैट-सेवर्ट लॉ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब बैट-सेवर्ट लॉ की जो हम देखेंगे फॉर्म इन द, जिसमें चार्ज डेंसिटी को मैं लूँ तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई जी एफ आर डैश प्लस आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर और डीटा। अब पहले इस फिगर को आप देखो कि है हो क्या रहा है। ये जी मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट P1 है और P2 है। अब ये इस पॉइंट P1 पे एक छोटा सा कोई करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट जिसकी जो चार्ज डेंसिटी आती है, करंट पर यूनिट एरिया, वो बनता है J। अब इसके कोऑर्डिनेट्स P1 की कोऑर्डिनेट्स आपके पास बन गई x डैश y डैश और z डैश। ऑन द अदर हैंड ये जो पॉइंट R है, ये P2 पॉइंट, इस पे बैठ के मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूँ। फिगर को अच्छी तरह समझो, बाकी सारे का सारा जो प्रूफ है इसी फिगर पे बेस करता है। ओरिजिन एक पॉइंट है जहाँ पे करंट मौजूद है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x डैश y डैश और z डैश। और वो पॉइंट जहाँ पे मैंने फील्ड मालूम करनी है मैग्नेटिक फील्ड, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y और z। अब मेरे पास ये आ जाता है कि B मैग्नेटिक फील्ड मैंने फाइंड करनी है पॉइंट R पे। R की कोऑर्डिनेट्स हैं x y एंड z, यानी कि B एक फंक्शन है x y z का। दूसरे नंबर पे J एक फंक्शन है x डैश y डैश और z डैश का। R पॉइंट जो है वो क्या होगा, x2 माइनस x1 होता है, तो यहाँ पे x माइनस x डैश
आई प्लस वाई माइनस वाई डैश जे जेड माइनस जेड डैश के, ये आ जाएगा। और डीटा क्या है, ये बेसिकली वॉल्यूम एलिमेंट है, डी एक्स डैश डी वाई डैश डी जी डैश, यानी कि वो जो करंट जिस वॉल्यूम में जा रहा है उसके इर्द गिर्द एक सरफेस बना ली, उसका जो वॉल्यूम है वो ये बन गया। अब इस तरह करते हैं कि इस इक्वेशन 1 के दोनों साइड पे डाइवर्जेंस ले लिया हमने, डेल डॉट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई इंटीग्रेशन के अंदर डेल डॉट जे क्रॉस आर यूनिट वेक्टर डिवाइड बाई आर स्क्वायर एंड द होल इंटीग्रेशन इज टेकन ओवर डी डॉट डैश। अब यहाँ पे अगर ये देखें तो मेरे पास सिंपल रूल है सॉल्व करने का। तो ये जो अंदर वाली ये वैल्यू थी, वेयर इज़ दैट, दिस पर्टिकुलर वैल्यू, इसको मैं साइड पे ले आया ताकि मैं इसको पहले फाइंड कर लूँ और फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इसको अगर मैं हल करूँ तो मेरे पास डेल डॉट जे क्रॉस आर यूनिट वेक्टर बाय आर स्क्वायर, ये एक टर्म बन रही है। तो इस तरह की डाइवर्जेंस को, डेल को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, आप लोगों ने पहले भी किया होगा, ये उसके लिए फार्मूला है। अब अगर देखो तो ये बन गया मेरे पास, जे बन गया ए और आर यूनिट वेक्टर बाय आर स्क्वायर बन गया बी। तो इसको मैंने सॉल्व किया इस फार्मूले से, यानी कि डेल डॉट ए क्रॉस बी होता है, बी को पहले ले लो डॉट कर दो डेल क्रॉस ए से, माइनस फिर ए को ले लो डॉट करवा दो डेल डॉट बी से। तो वही काम मैंने नीचे किया। अब जो मैंने वैल्यूज पुट की तो इसमें आप ये देख रहे हो, ये जो फर्स्ट ये बन रहा है ये वाला, इसमें आ रहा है डेल क्रॉस जे। अब डेल क्रॉस जे बेसिकली आपको बताता है ये जो जो यूनिट करंट जा रहा है, करंट का कर्ल, करंट रोटेट तो नहीं कर रहा ना, वो तो जा रहा है स्ट्रेट वायर में। तो स्टेडी करंट के लिए डेल क्रॉस जे हमेशा ज़ीरो होता है। और ये जो दूसरा एलिमेंट बन गया ये आपके पास फैक्टर है, ये आप लोगों ने बेसिक मैथ्स में पढ़ा होगा कि कर्ल ऑफ यूनिट वेक्टर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ज़ीरो आ गया, तो ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, तो डेल डॉट बी की वैल्यू मेरे पास आ गई टोटल ज़ीरो। अब क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसकी? फिजिकल सिग्निफिकेंस वही है जो हमने गाज़ लॉ में उधर एक्सप्लेन की कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ द लास्ट पार्ट इज डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। अब डेल क्रॉस बी को फाइंड करते हैं, तो इसके लिए मैं एम्पेयर्स लॉ का सहारा लूँगा। अब एम्पेयर्स लॉ आपको ये बताता है बी डॉट डी एल क्लोज इंटीग्रल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। अच्छा, अब इस इक्वेशन को कंफ्यूज नहीं करना आपने, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना। वो जो पहले अपनी इक्वेशन पढ़ी है, ये है बी डॉट डी एल, ये है बी डॉट डी ए, ये ज़ीरो के बराबर होता है, लेकिन ये म्यू नॉट, ये आपके पास है गाज़ेस लॉ और ये है एम्पेयर्स लॉ। सो डोंट कंफ्यूज दीज टू इक्वेशंस। बी डॉट डी एल इक्वल्स म्यू नॉट आई। जे की वैल्यू किसके बराबर है? जे है आपके पास, जे इज इक्वल टू डी आई बाई डी एस। अब इसमें मैंने डी आई की वैल्यू ली, डी आई इज इक्वल टू जे डी एस, दोनों साइड का इंटीग्रल लिया और सॉल्व करने से मेरे पास ये सिंपल चीज़ आ गई। अब टाइम थोड़ा कम है तो मैं इसको जल्दी से जाऊंगा। स्टोक्स थ्योरम लगाया मैंने, यानी कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट जे डॉट डी एस, यानी कि लेंथ इंटीग्रल और कर्ल ऑफ द सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। तो उसको लगाने के बाद मेरे पास ये फॉर्म बनी, कुछ कैंसिल हो गया, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। सो समराइज करते हुए गासेस लॉ आपको देता है डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो और एम्पेयर लॉ आपको देता है डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। इसको इक्वेशन अल्फ़ा और इक्वेशन बीटा कह दो। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं और ये दोनों इक्वेशन आपके पास यूज़ होती हैं मैक्सवेल इक्वेशंस में। ये जो गासेस लॉ वाली इक्वेशन डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो, गासेस लॉ की एक इक्वेशन यही है। और ये नीचे वाली इक्वेशन है इक्वेशन बीटा, ये इसमें स्लाइड थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की थी उसने, मैक्सवेल ने, इसके साथ करली ई बाय करली टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसने ऐड किया था और मैक्सवेल का यही करना है।
चलिए आज के लेक्चर को अच्छी तरह देख लें, अगर कोई सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू। एंड आज वो मेरे मोबाइल की चार्जिंग फुल है और आई थिंक 16 मिनट तक की वीडियो बनेगी, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। सो आज बस जल्दी से वो आखिरी हिस्से पे मैं जल्दी से चला गया। सॉरी फॉर दैट। एंड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो। थैंक यू जी।